चलिए दोस्तों, आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र है वो हल करेंगे और देखेंगे कि परीक्षा के अंदर किस प्रकार के जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। इस तरीके के प्रश्न है वो 8वीं क्लास के विज्ञान विषय के अंतर्गत है वो पेपर में पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है इसमें, एस्टर का बहुलक है। देखिए, एस्टर का बहुलक है वो पॉलीएस्टर होता है, तो स ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे एस्टर आपस में जुड़कर पॉलीएस्टर का निर्माण करते हैं, यही बहुलक की प्रक्रिया होती है। दूसरा प्रश्न प्रश्न है कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। अक्षय का मतलब जो कभी क्षय ना हो, तो सूर्य का प्रकाश ऐसा संसाधन है जो हमारे प्रकृति के अंदर कभी भी खत्म नहीं होगा। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जो है वो निकट भविष्य में खत्म हो जाएंगे, तो जिसका कभी क्षय नहीं होगा वैसा जो प्राकृतिक संसाधन है वह है सूर्य का प्रकाश। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में दाह्य पदार्थ नहीं है। जो दाह्य पदार्थ है वह कौन सा नहीं है? लोहा। लोहा का दहन नहीं होता है। मैग्नीशियम का दहन होता है। कास्ट कोयला जल जाएगा, उसका भी दहन हो जाएगा। लकड़ी का भी दहन होता है, लेकिन लोहे का दहन नहीं होता है। तो छोटे छोटे प्रश्न आएंगे इस प्रकार के, आपको उसके उत्तर देने हैं। अगला प्रश्न है चौथा कि प्रत्येक शुक्राणु, इसको सत्य और असत्य के अंदर चिन्हित करना है। ठीक है, तो प्रत्येक शुक्राणु एकल कोशिका होता है। सही बात है क्या? बिल्कुल, प्रत्येक शुक्राणु जो होती है वो एकल कोशिका होती है। अगला प्रश्न है कि किशोरावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तन यौनारंभ का संकेत है। बिल्कुल, किशोरावस्था के दौरान जो भी आपके अंदर परिवर्तन हो रहे हैं शारीरिक संबंधित, जैसे आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूछ का आना, बगल में बाल आना, महिलाओं में या स्तनों का उभार आना, ये सब क्या है? किशोरावस्था के परिवर्तन है जो यौन आरंभ का संकेत देते हैं। सत्य है ये। अगला प्रश्न है छठा, सहजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, सहजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये फाल्स कथन हो जाएगा। विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और सहजातीय एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, आकर्षित नहीं करते। ठीक है। अगला प्रश्न है, दहन किसे कहते हैं? तो दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, पदार्थ ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऊष्मा देता है, इसे ही क्या कहा जाता है? दहन कहा जाता है। अगला प्रश्न है आठवां, कि मादा के किस अंग में भ्रूण का रोपण होता है? तो सबको पता है ये कहाँ होता है? गर्भाशय के अंदर। मादा के गर्भाशय में भ्रूण का रोपण होता है और वहीं पर वह क्या होता है? भ्रूण है वो परिवर्तित होता है, बड़ा होता है। अगला प्रश्न है नौवां, कि मादा हार्मोन का नाम लिखिए। तो मादा हार्मोन का नाम एस्ट्रोजन। ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो पृथ्वी की जो संरचना है सबसे बाहर की ओर जो होती है वो क्या होती है? भूपर्पटी होती है। क्या होती है? भूपर्पटी। और अंदर फिर 3 स्तरों के अंदर पृथ्वी की संरचना होती है। सबसे भूपर्पटी के ठीक अंदर क्या होती है? प्रवार। उसके भीतर क्या होती है? क्रोड, बाह्य क्रोड लेयर होती है। और सबसे आंतरिक जो होती है वो आंतरिक क्रोड। तो इस प्रकार 3 परतों के अंदर पृथ्वी की संरचना हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार का चित्र आसान है, हम बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, सप्तऋषि तारामंडल के प्रमुख 7 तारों की अपेक्षित स्थितियों को दर्शाने के लिए आरेख खींचिए। तो देखिए, ये सप्तऋषि तारामंडल है, चम्मच के आकार का, स्पून की तरह ये स्पून जैसी संरचना बन रही है। और यहाँ जो है ये एक ध्रुव तारा है। क्या है? ध्रुव तारा। तो ऐसे बना देंगे, 7 तारों का समूह है वो सप्तऋषि तारामंडल कहलाता है। तो ऐसा चित्र अपने को बनाना है। ठीक है। 7 तारों की इस प्रकार स्थिति होती है और दूर इसके क्या होता है? इसी रेखा में पहले और दूसरे तारे के सापेक्ष एक ध्रुव तारा हमें नजर आता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न 12वां, कि सूक्ष्म जीवी के मुख्य वर्ग कौन से हैं? तो सूक्ष्म जीवी के मुख्य 4 वर्ग है। कितने वर्ग है? 4 मुख्य वर्गों में इनको बांटा गया है। पहला है जीवाणु, दूसरा है कवक, तीसरा है प्रोटोजोआ और चौथा है शैवाल। एक वायरस भी होता है, लेकिन वायरस को है वो अलग ही स्टडी की जाती है इन 4 वर्गों के अलावा। अगला प्रश्न है कि आपका मित्र गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीजें खरीदना चाहिए या संश्लेषित? 4 कारण लिखिए। देखिए, गर्मियों को मित्र को है वो गर्मी में सूती वस्त्र की कमीजें खरीदनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सूती वस्त्र जो होता है वह ऊष्मा का कुचालक होता है। ठीक है। और दूसरा है कि सूती कपड़े में पसीना सोखने की क्षमता होती है, जिससे हमारा शरीर क्या रहता है? ठंडा रहता है। तीसरा पॉइंट आ जाएगा कि सूती कपड़ा जो है वो छिद्र युक्त होता है, जिससे उसमें हवा पास होती रहती है, जिससे हमें ठंडक महसूस होती है। चौथा है कि सूती कपड़ा हमारे शरीर में बाह्य ऊष्मा
को प्रवेश नहीं करने देता। तो इन चार कारणों के कारण हमारे मित्र को कौन सी वस्त्र से बनी हुई कमीज खरीदनी चाहिए? सूती वस्त्र से बनी हुई कमीज खरीदनी चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न 14वां कि नीचे सारणी में समूह 1 और 2 से सही मिलान कीजिए। तो कोयला कोयला जो होता है वो पत्थर जैसा कठोर होता है। कोक कोक जो होता है वो सरंदर होता है, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं अंदर, सरंदर काला कोक होता है। कोलतार एक गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है काले कलर का, ठीक है। और जो पेट्रोलियम होता है वो गहरे रंग का तेलीय पदार्थ होता है। तो इस प्रकार अपने अपन को है वो समूह ए को बी से मिलान कर देना है। अगला प्रश्न है कि नीचे लिखे गए वाक्यों की सत्यता की जांच कर सत्य या असत्य पर सही का निशान लगाइए। तो पहला है वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण में वृद्धि होती है। बिल्कुल सही बात है। वन कटेंगे, वनोन्मूलन क्या होता है? वन का सफाया होना या वन को काटना ही वनोन्मूलन है। तो इससे पृथ्वी पर है वो तापमान और प्रदूषण में वृद्धि होगी। बिल्कुल सत्य बात है। दूसरा प्रश्न है ब इसका 15 का ब कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के प्राणी जात कहलाते हैं। बिल्कुल नहीं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं वो विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहलाते हैं, है ना, प्राणी जात नहीं कहलाते। ये असत्य कथन हो जाएगा। प्राणी जात क्या है कि सारे जो जीव है ना धरती पे उनको ही मुख्य सम्मिलित रूप से प्राणी जात कहा जाता है। और जितनी भी वनस्पति है सम्मिलित रूप से उनको है वो सभी पेड़ पौधों को मिला लिया तो उन्हें वनस्पति जात कहा जाता है। लेकिन विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे को उस क्षेत्र की विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि रेड डाटा पुस्तक में महत्वपूर्ण लोगों का नाम लिखा जाता है। बिल्कुल नहीं। रेड डाटा पुस्तक में जो विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके जो जीव होते हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। तो ये भी एक असत्य कथन हो जाएगा। द है कि जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। बिल्कुल। जैव विविधता का संरक्षण करने के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। तो ये सत्य कथन हो जाएगा। इस प्रकार सत्य असत्य के अंदर हमें उत्तर देना था। 4 नंबर का ये प्रश्न था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 कि मानव तंत्रिका कोशिका का रेखा चित्र बनाइए और तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा क्या कार्य किया जाता है। देखिए तंत्रिका कोशिका के कार्य जो होते हैं, तंत्रिका कोशिका जो है वो संदेश प्राप्त करके उन्हें मस्तिष्क तक ले जाने का कार्य करती है, जिसके द्वारा शरीर में नियंत्रण और समन्वय कार्य होता है। ठीक है। और एक इसका चित्र बनाना था तो वो चित्र भी हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है। फिर तंत्रिका का चित्र आप आवश्यक रूप से देख लें। ठीक है। एक सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर में, तो उसका चित्र भी आप जरूर देख करके जाएं। अगला प्रश्न है कि धक्के और खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन के दो उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले धक्के के द्वारा वस्तुओं की अवस्था में परिवर्तन के दो उदाहरण। मेज पर रखी वस्तु को आगे की ओर यदि अपन गमन कराते हैं तो धक्का देकर के गमन हो जाता है। ठीक है। एक तो ये हो जाएगा मेज पर रखी वस्तु को आगे की ओर गमन करना। दूसरा है कि दरवाजे को बंद करना, ये भी धक्का देने का ही उदाहरण है। तीसरा उदाहरण आप अपनी मर्जी से जो आप धक्के का याद हो, किसी बंद गाड़ी को आप धक्का दे रहे हैं तो वो भी धक्के का ही उदाहरण है। अगला है खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की अवस्था में परिवर्तन के दो उदाहरण। खिंचाव के द्वारा तो कुएं से पानी की भरी बाल्टी को खींचना, ये खिंचाव का उदाहरण है। दूसरा है मेज की दराज को खोलना। मेज में है वो दराजें होती है उनको खोलते हैं तो वो भी खींचने का ही उदाहरण है। और भी बहुत से उदाहरण आपको जो याद हो आपको दैनिक जीवन में वो भी आप लिख सकते हैं धक्के और खिंचाव के संबंध में। ठीक है। अगला प्रश्न है वर्णन कीजिए घर्षण किस प्रकार शत्रु और मित्र दोनों है। दो दो बिंदु दीजिए। तो देखिए सबसे पहले घर्षण शत्रु के रूप में। घर्षण जो है वो गति करती हुई वस्तु के वेग को कम कर देता है या उसे रोक देता है। बिल्कुल। अगला बिंदु है कि घर्षण गतिज ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देता है। बिल्कुल। यदि हम हाथों को रगड़ें तो उष्मा में परिवर्तन हो जाता है। तो ये भी क्या है गतिज ऊर्जा जो है वो उष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो ये शत्रु के रूप में था। अगला है कि घर्षण है वो मित्र के रूप में। कैसे? कि घर्षण के कारण हम चल पाते हैं, अगर घर्षण ही नहीं होता तो हम चल ही नहीं पाते। अगला है कि घर्षण के कारण ही हम किसी वस्तु को पकड़ पाते हैं। ठीक है। अगर घर्षण नहीं होता किसी वस्तु को पकड़ना आसान नहीं होता है। अन्य उदाहरण जो आपको याद हो मित्र के रूप में घर्षण को, तो वो भी आप लिख सकते हो। घर्षण के कारण ही है वो
ब्लैक बोर्ड पर चौक की सहायता से अपन लिख पाते हैं। ये भी गठन का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार से हानिकारक है, कोई 4 उदाहरण बताइए। तो देखिए, ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए निम्न प्रकार से हानिकारक है। इस प्रकार बिंदु लिख करके आपको उत्तर देने हैं वन बाय वन। तो पहला है, ध्वनि प्रदूषण से अनिद्रा उत्पन्न होती है, बिल्कुल। दूसरा है कि ध्वनि प्रदूषण से उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप का मतलब हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। तीसरा है कि ध्वनि प्रदूषण से सुनने की क्षमता स्थायी या अस्थायी रूप से बंद हो सकती है, बिल्कुल सही है। चौथा है कि ध्वनि प्रदूषण से चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो सकता है, बिल्कुल सही है। अन्य उदाहरण भी आप, अन्य टॉपिक पॉइंट जो आपको याद है वो भी लिख सकते हो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित, जैसे कि ध्वनि प्रदूषण से है वो स्वास्थ्य संबंधी अनेक विकार उत्पन्न हो सकते हैं, ये भी इसका उदाहरण एक पॉइंट हो सकता है। अगला प्रश्न है कि आलू की चालकता का परीक्षण कैसे करेंगे, नामांकित चित्र की सहायता से बताइए। देखिए, कटे हुए आलू के ऊपर एक आलू के अंदर एक परिपथ के तांबे के तारों को विनिर्दिष्ट कीजिए। ठीक है, कैसे करेंगे, जैसे ये चित्र दिया गया है, ये तांबे के तार है, इलेक्ट्रोडों को है वो, ये कटा हुआ आलू है, कटे हुए आलू के अंदर हमने इलेक्ट्रोड को विनिर्दिष्ट कर दिए। तो धन टर्मिनल से संयोजित तार के चारों ओर एक नीला धब्बा बनता है। तो देखिए, ये धन टर्मिनल से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोड है, तार है, इसके चारों ओर एक नीला धब्बा उत्पन्न हो गया। यह दर्शाता है, नीला धब्बा यह दर्शाता है कि आलू विद्युत का सुचालक है। और ये एक चित्र अपने को बना देना है जो आलू की चालकता का परीक्षण करने का एक परिपथ है, चित्र है। ठीक है, इस प्रकार हमें इसका उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह तथा उल्का पिंडों के बीच दो अंतर बताइए। तो क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंडों के बीच दो अंतर निम्न है। एक तरफ लिख लेंगे क्षुद्र ग्रह, दूसरा है उल्का पिंड। पहला है कि क्षुद्र ग्रह छोटी चट्टानों के बड़े पिंड होते हैं, और उल्का पिंड क्या होते हैं, उल्का पिंड जो होते हैं छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, और जबकि उल्का पिंड जो होते हैं वह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, तो और उल्का पिंड को अपन शूटिंग स्टार्स भी कहते हैं, टूटता तारा भी कहते हैं। ये भी आप लिख सकते हैं इसमें, शूटिंग स्टार्स। अगला प्रश्न है कि खरपतवार क्या है, हम इनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, खरपतवार जो है वो फसलों के साथ उगने वाले अवांछित या अनावश्यक पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, तो खरपतवार हटाने के लिए निम्न विधियां काम में ली जाती है। पहला है पटेले या हेरो द्वारा खरपतवार को हटाना। खेत में जुताई के समय जब हल चलाते हैं तो खरपतवार जड़ सहित हल चला करके उखाड़ दिए जाते हैं। उसके पश्चात पटेले जो होता है, हेरो जो कंघी जैसा एक उपकरण होता है, वह चलाकर उखड़े हुए खरपतवार पटेले की छड़ों में फंसकर खेत से बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार खरपतवार को हटाया जाता है। दूसरा तरीका है कि रसायनों के उपयोग से खरपतवार नष्ट करने के लिए कुछ रसायनों को, जैसे 2,4-D को पानी के साथ मिला करके फसलों पर स्प्रे के सहायता से छिड़क दिया जाता है, स्प्रे कर दिया जाता है, छिड़क दिया जाता है, जिससे खरपतवार नष्ट हो जाती है और फसलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता या फसलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन्हें खरपतवारनाशी कहा जाता है। ये भी याद रखना, 2,4-D एक खरपतवारनाशी है। ठीक है, ये पूछा जाता है। अगला प्रश्न है 23वां, क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर प्लेट पर डाला जाता है। देखिए, जैसे ही तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को कॉपर की प्लेट पर डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट, सल्फ्यूरिक अम्ल का सल्फेट जो आयन होता है वह कॉपर के साथ क्रिया कर लेता है, कॉपर सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस है वो मुक्त हो जाती है, जैसे कॉपर और सल्फ्यूरिक अम्ल। और इसमें कहा गया है कि समीकरण बनाने के द्वारा भी इसको दर्शाना है। तो देखिए, समीकरण भी बनाते हैं इसकी, कॉपर की क्रिया है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होगी, तो ये तीर का निशान अभिक्रिया को दर्शाता है। कॉपर सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। ये तथा ख है कि लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है। संबंधित अभिक्रिया के शब्द समीकरण भी लिखिए, ये शब्द समीकरण है, ये इनकी क्रिया से क्या बनेगा वो पदार्थ है। क्या है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है तो जो लोहे की जो कील होती है, लोहे को कहते हैं आयरन। आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट से के विलयन से क्रिया करके क्या बनाता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है और खुद आकर के यहाँ जुड़ जाता है। कैसे, देखिए,
ये आयरन है Fe प्लस में कॉपर सल्फेट है। ये आयरन क्या करेगा, इस कॉपर को यहाँ से बाहर निकाल देगा और खुद आके जुड़ जाए बैठ जाएगा। तो FeSO4 यही क्या है, आयरन सल्फेट है और कॉपर बाहर निकल गया है, ये कॉपर बाहर निकल गया। ठीक है, ये अभिक्रिया हो जाती है। तो लोहे की कील जो आयरन है वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को बाहर निकाल देता है, क्योंकि आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा सक्रिय होता है, इस कारण से आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर बाहर निकल जाता है। ये इसकी समीकरण है, ये याद रखना समीकरण। ठीक है, ये समीकरण याद रखना। अगला प्रश्न है कि परावर्तन के दो नियमों का उल्लेख कीजिए, इन्हें रेखा चित्र से प्रदर्शित कीजिए। और वह दे रखा है कि दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग क्यों जरूरी है। और अथवा में एक और क्वेश्चन दे रखा है, नियमित परावर्तन और विषय परावर्तन का चित्र द्वारा दर्शाइए और सड़क दुर्घटना से कोई दो दुष्परिणाम बताइए। तो ये अथवा के अंदर है, जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो अपन यहाँ ए और ब ये हल कर रहे हैं। तो परावर्तन के दो नियमों का उल्लेख करते हैं। देखिए, परावर्तन के नियम क्या है कि आपतन कोण और आपतन कोण जो है वो सदैव किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण I इज इक्वल टू परावर्तन कोण R। ठीक है, ये दोनों कोण बराबर होते हैं। दूसरा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा परावर्तक पृष्ठ पर आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये देखिए, इधर आपतित किरण आ रही है। ठीक है, एक मिनट, इसको अपन थोड़ा सा पॉइंटर चेंज कर लेते हैं, लेजर पॉइंट ले लेते हैं, अब समझना आसान होगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और परावर्तक पृष्ठ पर आपतन बिंदु पर खींचा गया ये अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए, आपतित किरण, ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण, तीनों परावर्तक पृष्ठ के एक ही बिंदु पर उपस्थित है। आगे बात समझ में। फिर दूसरा है हेलमेट के उपयोग लिखने हैं। तो हेलमेट के कोई दो उपयोग इस प्रकार है कि हेलमेट में आकस्मिक दुर्घटना के समय सिर में चोट का बचाव हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि मोटर यान अधिनियम 1988 के तहत बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर सजा का प्रावधान है और आपसे चालान भी वसूल किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि किन विभिन्न विधियों द्वारा जल का संदूषण होता है। स्वच्छ भारत अभियान से आप क्या समझते हैं। अथवा में एक और प्रश्न दे रखा है अब के रूप में कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कोई 4 सुझाव दीजिए। वह है कि एक विद्यार्थी के रूप में स्वच्छता अभियान में आपकी भूमिका निभाने हेतु आप अपनी दिनचर्या में कौन सी दो चीजें अपनाएंगे। तो हम यहाँ ऊपर वाले दोनों प्रश्नों का उत्तर कर रहे हैं, आप अपनी इच्छा से कोई भी प्रश्न हल कर सकते हैं। अथवा में है तो कोई एक ही आपको हल करना है। तो देखिए, किन विभिन्न विधियों द्वारा जल का संदूषण होता है, कोई 4 बताने हैं। तो यहाँ पे है कि निम्नलिखित विधियों द्वारा जल का संदूषण होता है। पहला है, तेल निकालने के समय पेट्रोलियम के समुद्र में रिसाव होने से जल प्रदूषित होता है। तेल निकालते हैं समुद्र से और पेट्रोलियम का समुद्र में रिसाव हो जाता है, जिससे जल प्रदूषित होता है। दूसरा है कि नाभिकीय रिएक्टर संयंत्रों से निकलने वाला जो कचरा है वो भी क्या करता है, जल को प्रदूषित करता है। औद्योगिक इकाइयां हानिकारक रसायनों को जल में छोड़ देती है, जिससे जल प्रदूषित होता है। और चौथा पॉइंट है कि अनुपचारित वाहित मल सीधे जल में छोड़ने से भी जल प्रदूषित होता है। ठीक है, अगला है स्वच्छ भारत अभियान। तो स्वच्छ भारत अभियान जो है वो भारत सरकार द्वारा देश में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए, स्वच्छता मतलब साफ सफाई को बढ़ावा देने हेतु चलाया गया एक स्वच्छता मिशन है, जिसे 2014 में चलाया गया था। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 2 अक्टूबर 2014 को इस अभियान की आधिकारिक शुरुआत की गई थी। तो ये आपको स्वच्छ भारत मिशन के बारे में लिख देना है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।